गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया, आज की अपनी बातचीत शुरू की जाए 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज में। जिस हिस्से पर मेरी बातचीत होने वाली है, मॉड्यूल सी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं और मॉड्यूल सी पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। मॉड्यूल सी पर आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर हमारी चर्चा होगी। क्या क्या बातचीत होने वाली, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एनबीएफसी बेसिकली होती क्या है, एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एनबीएफसीज के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन क्या है, बेस लेयर क्या है, मिडिल लेयर क्या है, अपर लेयर क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। तो ये स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो रिवाइज्ड स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इस पर भी हमारी बातचीत होगी। ये सीरीज आपके साथ रन की जा रही है ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कवर हो चुके। इसके पीछे की वजह यही है कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स देखे गए हैं, चाहे वो नवंबर 2025 का पेपर हो या मई 2025 का पेपर हो, ये दोनों ही पेपर बेहद कॉन्सेप्चुअल पूछे गए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी है, केवल एमसीक्यू के भरोसे आप जाने वाले पेपर देने, तो शायद हो सकता है आपके 1-2 पेपर क्लियर हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पेपर अच्छे पूछे जा रहे हैं, ट्रिकी ऑप्शंस बन रहे हैं, लेंदी ऑप्शंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस भी लेंदी बनाए जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो एनबीएफसी पर आज हमारी पूरी बातचीत होने वाली है। इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं भैया, आप सभी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप मई वाला पेपर टारगेट कर रहे हैं तो क्लियर है, तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो 22 फरवरी तक आपके पास टाइम है। उसके पहले पहले जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, कम से कम उस वाले काम से छुटकारा पाइए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। फिर आपको पता है आधा खत्म ही हो चुका है, फिर वैसे भी 28 ही दिन का है। क्लियर है, तो मार्च और अप्रैल ही आपके पास टाइम है, क्योंकि 3 मई से आपका पहला पेपर शुरू हो जाएगा। जो आपका मई वाला साइकिल है वो 3 मई से शुरू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा समय है नहीं, इसलिए इत्मीनान से आप इसको पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा। सबसे बेहतरीन जो बैच है आपके लिए, अगर आप जेआईबी को टारगेट कर रहे हैं, तो वो है महापैक। महापैक आपके लिए हमने हमेशा आपसे बताया कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ही काम करता है। यानी अगर आप एक बार महापैक को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। जो 15 से ज्यादा बैचेस हैं, जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस होंगे, जब तक इस महापैक की वैलिडिटी होगी, पेड बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। जितने भी पेड बैचेस आएंगे, जो भी कंटेंट आएगा, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। इसलिए महापैक आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। दूसरा है, अगर आप इंडिविजुअल बैच चाहते हैं तो फाउंडेशन 2.0 बैच भी चल रहा है आपके लिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए वीकेंड बैच भी लॉन्च किया गया है, लेकिन ये जो वीकेंड बैच है ये नवंबर 2026 के एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया है। वीकेंड बैच का मतलब है इसमें क्लासेस केवल वीकेंड में ही चलेंगी। आप बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो हफ्ते में जो आपके वीकडेज होते हैं उसमें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ब्रांच दूर है या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि वीकेंड में कोई ऐसा बैच आए जिसमें वो लाइव क्लासेस ले पाए, वीकेंड वो पढ़ते रहे। तो नवंबर 2026 के लिए वीकेंड बैच भी लॉन्च कर दिया गया है। तो आपके लिए, आप में से जो भी नवंबर का पेपर टारगेट कर रहे हैं, मई वाला नहीं, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी बैंक ज्वाइन किया है, वो अभी इस बार का पेपर नहीं देना चाह रहे हैं, वो ठीक से तैयारी करके नवंबर का पेपर देना चाह रहे हैं, तो नवंबर के लिए भी आपके लिए बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, वीकेंड बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट बैच ही होगा, कंप्लीट थ्योरी इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। चलिए अब आते हैं एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज क्या है ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक बातचीत से एनबीएफसी को समझाता हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनबीएफसीज में और बैंक में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिफरेंस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से एनबीएफसी और बैंक में कौन सा सबसे डिफरेंस या सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, या इनमें से कौन सा एक डिफरेंस नहीं है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बैंक की अगर हम बात करें, ध्यान से एक बात को समझते चलिएगा। एक तरफ है आपका बैंक्स, जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, दूसरा है आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। क्लियर है, चलिए अंतर क्या है बैंक्स में और एनबीएफसी में, और यहीं से इसी से आप डेफिनेशन भी निकाल पाएंगे कि एनबीएफसी की क्या परिभाषा होती है। देखिए सबसे पहले तो बैंकों पर लागू होता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी। क्लियर है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी बैंकों पर लागू होता है। सबसेक्शन बी ये बताता है बैंकिंग क्या होती है, ये क्या कहता है बैंकिंग किसको कहा जाता है, जबकि ये सेक्शन एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है। ठीक हो गया। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी है क्या, ये बेसिकली बैंकिंग की डेफिनेशन देता है। बैंकिंग का मतलब होता है, जो सबसेक्शन बी कह रहा है मैं आपको वो बता रहा हूं, बैंकिंग का मतलब होता है पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, पब्लिक डिपॉजिट को स्वीकार करना लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और आपने जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है इसे रीपेबल माना जाएगा, यानी रीपेबल है और विड्रॉलेबल है। पूरी परिभाषा फिर से दे रहा हूं,
तो बैंकिंग का मतलब है पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ये डिपॉजिट रीपेबल भी होगा और विड्रॉलेबल भी होगा, यानी बैंक वो है जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है? तो करती हैं, ये बहुत इत्मीनान से समझिएगा। एनबीएफसी भी पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन वो किसी स्कीम के अंतर्गत कर सकती हैं। वो लेंडिंग भी करती हैं, लेकिन किसी स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन किसी स्कीम के अंतर्गत बैंकों की तरह वो सामान्य तरीके से पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए इन पर पूरी तरीके से जो है 5B लागू नहीं होता। और ये 5B किसका है भैया? ये आपका बीआर एक्ट का। किसका है? बीआर एक्ट 1949 का है। बैंकों पर इसके अलावा सेक्शन 5C लागू होता है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C, जो बताता है कि बैंकिंग कंपनी क्या होगी। जो क्या बताता है भैया? कि बैंकिंग कंपनी किसको कहेंगे? बैंकिंग कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो ये बैंकिंग कार्य करती हैं, वो बैंकिंग कंपनीज कहलाती हैं। एनबीएफसी एक बैंकिंग कंपनी नहीं, बल्कि ये नॉन बैंकिंग कंपनी है। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर भैया? तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन किसी स्कीम के अंतर्गत एक्सेप्ट करती है। दूसरा, बैंकों की जो लाइसेंसिंग होती है, बैंकों की जो लाइसेंसिंग होती है भैया, वो करता है आरबीआई। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट। सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट। जबकि इनकी लाइसेंसिंग नहीं होती है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इनका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होगा। और वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई ही करेगा। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 45 IA के अंतर्गत। सेक्शन 45 IA। और ये सेक्शन 45 किसका है? ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45 IA है। क्लियर है? तो बैंकों के पास बैंकिंग लाइसेंस होता है। इनके पास कौन सा लाइसेंस होगा भैया? इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, जो आरबीआई प्रोवाइड करता है सेक्शन 22 के अंतर्गत। जबकि इनका रजिस्ट्रेशन होता है जो आरबीआई ही करेगा, लेकिन सेक्शन 45 IA और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है, जबकि ये बीआर एक्ट 1949 है। अब क्या सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई से ही रजिस्टर्ड होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ध्यान से एक एक बात को समझते चलिएगा भैया। आरबीआई एनबीएफसी को डुअल रेगुलेशन से बचाने की कोशिश की गई। ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, या जिनका कोई बैंक, अभी इस पर नई गाइडलाइन भी आई, वो गाइडलाइन भी आपको मैं बता दे रहा हूं, या ऐसे सारे सेक्टर जिनमें एनबीएफसी काम कर रही है और उस सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रहा है। जैसे अगर कोई एनबीएफसी म्यूचुअल फंड बेच रही है तो आरबीआई उसे नहीं रजिस्टर करेगा। इंश्योरेंस अगर बेच रही है तो आरबीआई उसे रजिस्टर नहीं करेगा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो आरबीआई उसे रजिस्टर नहीं करेगा। फिर ये रजिस्टर किससे होंगी? अगर ये आरबीआई से रजिस्टर नहीं होंगी तो रजिस्टर किससे होंगी? ये उस रेगुलेटिंग अथॉरिटी से रजिस्टर होती है जो उस पर्टिकुलर मार्केट को देखता है, जो उस पर्टिकुलर मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, ये देखता है भारत के अंदर सेबी, तो ये सेबी से रजिस्टर्ड होंगी। इंश्योरेंस भारत में देखता है आईआरडीए, तो आईआरडीए से रजिस्टर्ड होंगी, ना कि आरबीआई से। इनके अलावा जो कंपनीज हैं वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले आपने उस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, आपने वो शॉर्ट देखा भी होगा, इस चैनल पर है। नहीं देखा है तो शॉर्ट जरूर देख लीजिएगा। अभी 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई गाइडलाइन आई है कि ऐसी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं, जिनको हम कहते हैं एनबीएफसी एनडी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं, आरबीआई ने कहा है कि अगर उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से कम है तो उनको आरबीआई से रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकती है, आरबीआई के बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकती हैं। लेकिन शर्त क्या है? कि वो एनबीएफसी एनडी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हो, और उनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से कम हो। वैसे जो स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ऐसी एनबीएफसी जो एनबीएफसी एनडी है और उनकी संपत्ति अगर 1000 करोड़ से कम है तो उन्हें बेस लेयर में रखा जाता है। वो अभी भी बेस लेयर में ही है, लेकिन उनको अब आरबीआई से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगी। कौन कौन नहीं होंगी? जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे कोई एनबीएफसी है वो हाउसिंग लोन बांट रही है तो फिर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो एनएचबी से रजिस्टर होगी, नेशनल हाउसिंग बैंक से वो रजिस्टर होगी। तो सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? चलिए, अब अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है, बैंक डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, और टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। ये टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, दोनों इसके पास होते हैं। डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करने की क्षमता इनके पास होती है। जबकि जो एनबीएफसीज होते हैं ये खाली टाइम, या जिसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, ये केवल टर्म डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो इनके पास टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का क्षमता होता है, डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टर्म डिपॉजिट भी ये कम से कम 12 महीने का और मैक्सिमम 60 मंथ का है, तो 12 से 60 महीने तक का ये टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये है बेसिक अंतर जो है बैंकों में और एनबीएफसी में। एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो बैंक है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और वो नेशनलाइज भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनबीएफसीज होती हैं
ये एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करती है। ये किस में काम करती है भैया? ये एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करती हैं। इसीलिए इनका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होता है। जो इनका इनकॉर्पोरेशन होगा वो किसके अंतर्गत होता है भैया? कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इनका इनकॉर्पोरेशन होता है। अब ये मैंने बहुत लीगल जो डिफरेंस है एनबीएफसी में और बैंकों में वो आपको बहुत विधिवत तरीके से बता दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। क्लियर है? ये बहुत विधिवत तरीके से आपको बताया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इत्मीनान से ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं एनबीएफसी की डेफिनेशन की तरफ। तो क्या है भैया, अब ये सारी बातों के आधार पर हम एनबीएफसी की बढ़िया एक डेफिनेशन लेते हैं। क्लियर है? तो एनबीएफसी की परिभाषा यहां पर क्या निकल के आती है कि एनबीएफसी यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो किसी स्कीम के अंतर्गत पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं, जैसा कि बैंक एक्सेप्ट करता है, और अन्य फाइनेंशियल सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी उपलब्ध करा सकती हैं, जैसे लेंडिंग हो गया, एडवांसेस हो गया, ये सब ये दे सकती हैं, लेकिन सामान्य बैंकों की तरह नहीं, और इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, बल्कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होकर आती है। तो ऐसी नॉन बैंकिंग नहीं है लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज है, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज है, तो बैंकों की तरह पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, किसी स्कीम के अंतर्गत ही एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो एनबीएफसी क्या है भैया, ये क्लियर हो गई। चलिए अब यहां पर मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखी है, जैसे एन एनबीएफसी इज अ कंपनी, एक कंपनी के तौर पर अगर ये स्टैब्लिश होगी तो इसका मतलब ये भैया कंपनीज एक्ट से, किससे? ये कंपनीज एक्ट से बनती है। कंपनीज एक्ट से इनका इनकॉर्पोरेशन होता है 1956, या अगर कोई 2013 है उसके बाद है तो 2013 से ही बनती है। इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लेकिन किसी स्कीम या किसी अरेंजमेंट के अंदर। ये लमसम अमाउंट को भी एक्सेप्ट कर सकती हैं, इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर किसी स्कीम के अंतर्गत ये एक्सेप्ट कर रही हैं तो कैसे एक्सेप्ट कर सकती हैं? एक साथ डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं, इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट कर सकती हैं, या किसी और मैनर से, लेकिन इन पर 5B लागू नहीं होता है, इसलिए सामान्य तरीके से ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती, ना ही एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं। इसका अगला लक्षण क्या है? सच अ कंपनी इज आल्सो नोन एज रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? जो पब्लिक डिपॉजिट, यानी ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, जिनको हम कहते हैं एनबीएफसी डी। एनबीएफसी का मतलब होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी एनडी का मतलब होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी आरएनबीसी, या आप इसको रेजिडुअरी एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। अगला लक्षण क्या है? एन एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, या अगर कोई 2013 के बाद आएगी तो 2013 के अंतर्गत वो क्या होगी? बनती है, लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती है। द मेन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एनबीएफसी इंक्लूडेड, क्या क्या है भैया मेन बिजनेस? एक तो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है बट अंडर एनी स्कीम, लोन और एडवांसेस भी प्रोवाइड कर सकती हैं, शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं, स्टॉक को बेच सकती हैं, बॉन्ड डिवेंचर ये सारे बेच सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच सकती हैं, इंश्योरेंस कर सकती हैं, हाउसिंग लोन बांट सकती हैं, इसके अलावा फैक्टोरिंग का काम कर सकती हैं, अकाउंट एग्रीगेटर का काम कर सकती है। ये सारे काम एनबीएफसी कर सकती हैं। कौन कौन से काम ऐसे हैं जो एनबीएफसी के लिए प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकती हैं? जैसे एनबीएफसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, एनबीएफसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं, एनबीएफसी बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। ये सारे काम एनबीएफसी के लिए प्रोहिबिटेड हैं, वो नहीं कर सकती है। ठीक हो गई जी इतनी बात। तो एनबीएफसी क्या है, इसको बहुत विधिवत तरीके से हमने यहां से समझा। लीगल क्या डिफरेंस है बैंक और एनबीएफसी में, यहां से देखा। एनबीएफसी की एक प्रॉपर पॉइंट एंड डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर दे दी। अब आते हैं एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए हाल फिलहाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह नोटिस किया कि एनबीएफसीज में भी एनपीए की समस्या बढ़ रही है, एनबीएफसीज में भी फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसलिए उस पर और ज्यादा रेगुलेटरी ओवरसीट होना चाहिए, है ना, रेगुलेटरी गाइडलाइंस उन पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। इसीलिए स्केल बेस्ड रिवाइज, जो आपका रिवाइज स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन आया। अब ये क्लासिफिकेशन के दो आधार हैं, इसको भी समझ लेते हैं फिर पीपीटी की तरफ जाएंगे। तो अब हम समझने वाले हैं कि जो स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन है ना एनबीएफसीज के लिए, रिवाइज्ड स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसमें आपकी एनबीएफसी को 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? 4 कौन कौन से लेयर हैं? सबसे पहला है बेस लेयर, बेस लेयर, फिर है आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, फिर है आपका
अपर लेयर और सबसे ऊपर है आपका टॉप लेयर। ठीक है, ये पहले यहां से समझ लीजिए, मैंने आपके लिए सारी बातें यहां पर रखी हुई हैं, सारे लेयर्स मैंने आपको यहां पर बताए। यहां पर इस डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे बेस लेयर क्या है, मिडिल लेयर क्या है, अपर लेयर क्या है, टॉप लेयर क्या है, यहां से समझेंगे हम सारी बातें, सब लिखा हुआ है, पहले इसको ठीक से समझ लीजिए। अब ये जो स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है? तो आरबीआई ने बेसिकली इसको दो आधार पर डिवाइड किया है। पहला है कि किसी एनबीएफसी की असेट क्या है, उसकी परिसंपत्तियां क्या है, उसकी पूंजी क्या है। दूसरा, उस पर रिस्क कितना ज्यादा है। तो उसके रिस्कीनेस के आधार पर, उनकी संपत्तियों के आधार पर ये चार लेयर डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है बेस लेयर। बेस लेयर में ऐसे एनबीएफसी को रखा गया जिनकी परिसंपत्तियां यानी असेट्स बहुत ज्यादा नहीं है और जिन पर रिस्क बहुत कम है, वो थोड़ा सा लेस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकती हैं, बेस लेयर में रखा गया है। अब बेस लेयर में जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ऐसी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिनको हम एनबीएफसी एनडी कहते हैं, अगर इनकी असेट साइज 1000 करोड़ से कम है तो ये बेस लेयर में होंगी। असेट साइज अगर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो ये मिडिल लेयर में होंगी। अगर हम डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की बात करें, अगर हम ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, तो वो मिडिल लेयर में होंगी, उनका असेट साइड से कोई लेना देना नहीं। हां, अगर वो टॉप 10 में आ जाती हैं तो फिर वो चली जाती अपर लेयर में, अदरवाइज जो मिडिल लेयर में रहेंगी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बेस लेयर में नहीं रहती, इनकी असेट साइज कुछ भी हो। अब अभी इसी पर एक गाइडलाइन, अभी मैंने जैसे आपको बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई गाइडलाइन आई। क्या नई गाइडलाइन आई कि एनबीएफसी एनडी यानी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जिनकी असेट साइज 1000 करोड़ से कम है, वो रहेंगी तो बेस लेयर में, लेकिन उनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है, वो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो बेस लेयर में ऐसी एनबीएफसी आती हैं जिनमें रिस्क कम है, जिनकी संपत्तियां बहुत कम है। तो जैसे एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग जिनकी 1000 करोड़ से कम संपत्ति है, अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, ये सारे पीयर टू पीयर लेंडिंग करने वाली जो एनबीएफसी होती है, वो इन सब के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है मिडिल लेयर, जिनमें इनसे ज्यादा परिसंपत्तियां हैं, या कस्टमर इंटरफेस है, या वो डिपॉजिट टेकिंग और जिनमें रिस्क सबसे ज्यादा है, वो आती है, मतलब इनकी तुलना में ज्यादा है, वो आती है मिडिल लेयर में। अब आते हैं हम अपर लेयर में। अपर लेयर में वैसे तो जो इंडिया की टॉप 10 एनबीएफसी हैं असेट साइज में, जिनकी संपत्तियां सबसे ज्यादा हैं, टॉप 10 में आती हैं, उनके बाकी किसी फैक्टर को कंसीडर ना करते हुए उन्हें अपर लेयर में ही रखा जाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी है। वैसे उनके फेल होने की संभावना कम है, लेकिन वो इतनी बड़ी है संपत्तियों, क्योंकि टॉप 10 एनबीएफसीज में आ रही हैं, अगर वो फेल होती तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, डिपॉजिटर पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए उन पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस सबसे ज्यादा कठिन होती हैं इन दोनों की तुलना में, तो अपर लेयर में आती हैं। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को नहीं उतना कंसीडर किया जाएगा, आपको अपर लेयर में रखा जाएगा। अब ये जो आपका टॉप लेयर है, ये आइडली एम्प्टी रहता है। क्लियर है, ये वैसे तो एम्प्टी रहता है। अगर अपर लेयर वाली एनबीएफसीज में रिस्क थोड़ा सा बढ़ा या उन पर और रेगुलेटरी गाइडलाइंस की आवश्यकता है, तो ये ट्रांसफर कर दी जाती है टॉप लेयर में। तो टॉप लेयर अमूमन खाली रहता है अगर वो पॉल्यूटेड होता है, अगर वहां पर पॉल्यूटेड अगर वो पॉपुलेटेड होता है, वहां पर पॉल्यूशन, इसका पॉपुलेशन बढ़ती है, एनबीएफसीज की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो बेसिकली जो अपर लेयर वाली एनबीएफसीज है वही ट्रांसफर होकर चली जाती हैं आपके टॉप लेयर में। तो ये चारों लेयर क्लियर हो गए, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केल बेस्ड रेगुलेशन इफेक्टिव October 1st 2022 marks a transformative shift from a non size fits all supervisory model to क्या है, तो ये चमकता है, नुएंस्ड रिस्क सेंसिटिव आर्किटेक्चर फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या कहा जा रहा है, 2022 में इसको लाया गया था, एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट था। पहले जो केवल सुपरवाइजरी रेगुलेटरी ही थी, उससे वो हटा के रिस्क सेंसिटिव एक आर्किटेक्चर बनाया गया एनबीएफसीज के लिए। द एसबीआर यानी जो आपका स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क डिफरेंशिएट्स रेगुलेटरी इंटेंस, चमक रहा है बहुत, ये लाइट बट पड़ा, हाँ, रेगुलेटरी intensity based on size, complexity and systematic relevance, introducing dynamic oversight mechanism tailored to institutional risk profiles। क्या क्या कहा है, एक एक लाइन को हम ध्यान से सुनते चलेंगे। तो ये फ्रेमवर्क डिफरेंशिएट करता है रेगुलेटरी इंटेंसिटी को। रेगुलेटरी इंटेंसिटी का मतलब है कि किन पर रिस्क ज्यादा है, जिन पर रिस्क ज्यादा है वो ज्यादा इंटेंसिव तरीके से उनको रेगुलेशन गाइडलाइंस उन पर दी जाएंगी, जो उनके साइज के आधार पर होगा, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर होगा, उनके सिस्टमैटिक रिलेवेंस के आधार पर होगा। इसलिए एक डायनेमिक ओवरसाइट लाया गया हर एनबीएफसी के लिए। आरबीआई की जो ओवरसाइट होगी, आरबीआई के जो रेगुलेशंस होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक हो गई जितनी बात।
अब यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम एनबीएफसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है क्योंकि रिस्क इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे बेस लेयर में आए तो बेस लेयर में कौन कौन सी होती है, सबसे नीचे ये थोड़ा सा लेस रेगुलेटरी एनवायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज बिलो 1000 करोड़, यार 10,000 करोड़ लिखा भैया, इसको 1000 करोड़ कर लीजिएगा, ठीक है, 1000 करोड़। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग है, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, क्लियर, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। मिडिल लेयर में है सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यानी एनबीएफसी डी, उनकी असेट साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो मिडिल लेयर में रहेंगी। ऐसी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जिनकी असेट साइज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो यहां पर आ जाती हैं। इसके अलावा एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सारी मिडिल लेयर में आएंगी। अपर लेयर में जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 एनबीएफसी होती हैं असेट साइज के अनुसार, यहीं पर देख लीजिएगा जो आरबीआई डिफाइन करती है कि कितना असेट साइज होगा, अगर वो टॉप 10 में है तो बाकी सारे फैक्टर को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, उन्हें अपर लेयर में रखा जाएगा। टॉप लेयर में ये आइडली एम्प्टी होता है, अगर यहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ गया तो यहीं से ट्रांसफर की जाती है एनबीएफसी आपकी टॉप लेयर में। यहां तक क्लियर है भैया। बेस लेयर में कौन कौन से एनबीएफसी आते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनकी असेट साइज 1000 करोड़ रुपए से कम है, इसके अलावा ये सारी एनबीएफसी, पीयर टू पीयर लेंडिंग एनबीएफसी, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, क्लियर है, या ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक फंड को अवेल नहीं करती और जिनका कस्टमर कोई इंटरफेस नहीं है। इसीलिए आरबीआई ने भी कहा कि ऐसी जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं जिनका कस्टमर इंटरफेस नहीं है वो बेस लेयर में रह सकती हैं, वो बेस लेयर में रहेंगी और वो आरबीआई से उनका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। मिडिल लेयर में अगर हम आ जाए तो ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, उनके असेट साइज से कोई लेना देना नहीं है, वो मिडिल लेयर में देंगे। हाँ अगर ये टॉप 10 में चली गई असेट साइज में तो फिर अपर लेयर में चली जाती हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनकी असेट साइज 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो रहेंगी। अब बाकी ये सारी हैं, चाहे वो आपके प्राइमरी डीलर्स हो, प्राइमरी डीलर वाला काम अगर एनबीएफसी करें जिसको हम स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर कहते हैं, या आईडीएफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हो, ये सारी आपकी रहती हैं भैया किसमें, आपके मिडिल लेयर में। बाकी अपर लेयर और टॉप लेयर की यही डेफिनेशन है जो यहां पर लिखी गई है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा है क्योंकि डायग्राम में आपके ये है, ठीक है, तो यहीं से आप उसको देख सकते हैं। ये है भैया आज के लिए एनबीएफसी का पूरा पूरा हमारा मामला। आज हम लोगों ने एनबीएफसीज में क्या क्या जाना कि एनबीएफसी होती क्या है, एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है, एनबीएफसी का स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें बेस लेयर क्या है, मिडिल लेयर क्या है, अपर लेयर क्या है और टॉप लेयर क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझा। भैया इसको याद रखिएगा क्योंकि प्राइमरी डीलर किस में आता है ये सवाल पूछा गया है। अब नवंबर वाले एग्जाम में था या मई जून वाले एग्जाम में था, किसी एक में था, क्लियर है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। इनके अलावा कुछ भी आप मुझसे और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ, ये सारी सुविधाएं आपके लिए मिलती हैं। मैं सब कुछ यहीं से शेयर करता हूँ, मुझे कुछ भी अगर शेयर करना है आपके लिए तो इसी ग्रुप से शेयर करता हूँ मैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, नेक्स्ट मुलाकात में आपसे बात होगी, अगली चर्चा पर हम नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स अ लॉट।